हेलो स्टूडेंट्स, पाथ आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अमृतेश भूषण आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारी एमसीक्यू सीरीज है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर एमसीक्यू के जरिए आपका रिवीजन करवाने का प्रयास है। इस श्रृंखला में पहला वीडियो हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग पर हमने रिवीजन पूरा कर लिया है और इस वीडियो का हमारा विषय है महाजनपद और मौर्य काल। इसमें भी हम एमसीक्यूज के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं इन दोनों पीरियड के टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, विभिन्न प्रश्नों के जरिए इन दोनों कालों को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए कोड में से सही उत्तर को चुनें। यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली सूची महाजनपदों की है और दूसरी सूची राजधानी की है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि महाजनपद काल जो है वहां 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे और इनका जिक्र जो है वो बौद्ध ग्रंथों में, खास करके अंगुत्तर निकाय से हमें इसके बारे में पता चलता है। यहां पे दी गई सूची में मत्स्य महाजनपद, अस्मक महाजनपद, अंग महाजनपद और छेदी महाजनपद दिया गया है और राजधानी में पोतना यानी कि पैठन, विराट और चंपा और सुक्तिमती। जैसा कि आप जानते हैं, मत्स्य जो है उसकी राजधानी विराट है, अस्मक महाजनपद जो है उसकी राजधानी पोतना या पैठन है और अंग की राजधानी चंपा है और छेदी की राजधानी जो है वो सुक्तिमती है। तो आपका सही उत्तर जो है वो होगा उत्तर बी। तो ये आपका सही जवाब है। तो इसी प्रश्न के साथ हम 16 महाजनपदों के नाम, उनके इलाके और उन्हें एक मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे। ये पूरी सूची दी गई है आपको 16 महाजनपदों की। अंग की राजधानी चंपा और ये आपका आज का मुंगेर और भागलपुर का इलाका है। इसके अलावा मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी जो बाद में पाटलिपुत्र हो गई और आज का आपका जो गया और पटना का क्षेत्र है वो मगध का महाजनपद का इलाका हुआ करता था। दूसरा काशी जो है उसकी राजधानी काशी या बनारस और यह आपका आज के बनारस जहां क्षेत्र है वहां पे ये महाजनपद बसा हुआ था। चौथा महाजनपद वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी और आज के शहर के हिसाब से इलाहाबाद जो है इसका क्षेत्र हुआ करता था। ठीक उसी तरह से कौशल अगला महाजनपद है। कौशल की राजधानी जैसा आप देख सकते हैं श्रावस्ती है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। अगले महाजनपद की बात करें तो सौरसेन, उसकी राजधानी मथुरा और आज का मथुरा का जो क्षेत्र है वो आपका छठा महाजनपद है। सातवां महाजनपद पांचाल है जिसकी राजधानी काम्पिल्य या अचित्रचित्त है और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और यह मेरठ और दक्षिणी हिमालय का जो रीजन है वह रीजन जो है वो आपका कुरु रीजन में आता है। और अगला महाजनपद है आपका मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो आज के आपके शहर जयपुर उसके आसपास का इलाका है, यह मत्स्य का महाजनपद। अगला महाजनपद है छेदी जो है उसकी राजधानी बांदा या सोतीवती है और यह आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहां पे आपको यह महाजनपद मिलेगा। छेदी से नीचे आएंगे तो आपको अवंती मिलेगा मानचित्र पर, इसकी राजधानी माहिष्मती या उज्जैनी है और यह मध्य प्रदेश और मालवा का क्षेत्र है। इसके बाद गांधार और खाम्बोज आपके उत्तर पश्चिम में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले दो महाजनपद हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला और खाम्बोज की राजधानी पुंछ है और यह रावलपिंडी और कश्मीर का क्षेत्र है। इसके अलावा आपका अस्मक महाजनपद जो इकलौता महाजनपद जो आपके दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता था 600 ईसा पूर्व और इसकी राजधानी पैठन या इसे प्रतिष्ठान या फिर इसे पोतना भी कहते हैं, ये गोदावरी के तट के किनारे पाया जाता था। और वज्जी और मल्ला आपके अंतिम दो महाजनपद हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली और मल्ला की राजधानी कुशीनारा है और यह आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला जो है वहां आपका मल्ला महाजनपद है और वैशाली जो है वहां पे आपको वज्जी महाजनपद का क्षेत्र जो है वैशाली में पड़ता है। तो ये आपके 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी और उनके क्षेत्र
ये आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 11 फरवरी को आपका एग्जाम है और समय अब बहुत निकट आ चुका है, तो आपको धीरे धीरे हर चीज को याद रखने का और उसे बेहतर करने का प्रयास करते रहना है। अगर हम भारत के मानचित्र पर देखें तो इस तरह से आपकी सारे महाजनपद आपको दिखेंगे। खाम्बोज और गांधार जो है वो आपके सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है। दक्षिण में बात करें तो अस्मका महाजनपद है। पूरब में बात करें तो अंग, वज्जी, मल्ला, काशी, मगध। इसके बाद ऊपर से आए, उत्तर की तरफ से आए तो हस्तिनापुर या कुरु महाजनपद है, पांचाल है, कौशल महाजनपद है, और आपके उत्तर और मध्य भारत में अवंती, मत्स्य, सौरसेन, कौशांबी और छेदी महाजनपद है। ये आपके 16 महाजनपद जो 600 ईसा पूर्व विकसित हुए थे, और यह प्राचीन इतिहास में द्वितीय नगरीकरण की चरण है। उस समय का फेज जो है ये दूसरा अर्बनाइजेशन का फेज है। और मैं आपको याद दिला दूं कि पहला अर्बनाइजेशन का फेज जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला अर्बनाइजेशन का फेज रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसा कि हमने अभी मानचित्र में देखा, हमारे लिए अब यह बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे अवंती, मगध, मत्स्य और कौशल दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ लिखा गया है, तो सबसे पश्चिम में आपको अवंती मिलेगा, उसके बाद आपको मत्स्य मिलेगा और सबसे अंतिम में आपको मगध मिलेगा। तो आपका सही उत्तर जो है वो होगा उत्तर बी, ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है। और इस तरह से आपको मानचित्र पर भी जो जगह हैं, जो महाजनपद हैं, उन्हें लोकेट करने की जरूरत है, ताकि आपको यह पता रहे कि पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, इस तरह के सवाल आपको अरेंज करने के लिए बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्या यह उत्तर सही है? क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल सही है। अंगुत्तर निकाय, जैसा कि मैंने कहा, सुत्त पिटक का चौथा हिस्सा है। सुत्त पिटक जो है वो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है और उसका चौथा हिस्सा है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के नाम हमें मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अस्मका महाजनपद गोदावरी के तट पर स्थित था। यह भी हमने अभी सूची के द्वारा देखा था कि गोदावरी के तट पर ही अस्मका का महाजनपद जो है वो स्थित था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। उत्तर ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? या तो केवल एक, केवल दो? हमें पता है कि एक और दो दोनों सही हैं, तो आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। यहां पर अंगुत्तर निकाय जो है वो चौथा हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है, सुत्त पिटक का। और सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इन पांचों में से चौथा हिस्सा जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या होते थे? अग्रहार, जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपको याद दिला दूं, प्राचीन भारत में अग्रहार जो है वो भूमि अनुदान हुआ करते थे, लैंड ग्रांट हुआ करते थे, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसमें एक खास बात होती थी कि यह टैक्स फ्री हुआ करते थे, इनमें कोई भी कर नहीं लगाया जाता था। और दूसरी चीज, इनका एक विशिष्ट प्रकार हुआ करता था जिसे देव अग्रहार कहा जाता था। देव अग्रहार जो है वो ब्राह्मणों को ही नहीं, वह मंदिर निर्माण के लिए या पूजा स्थल के निर्माण के लिए, रिलीजियस प्लेसेस के डेवलपमेंट के लिए जो है देव अग्रहार दिया जाता था, जो इसका एक विशिष्ट प्रकार है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ब्राह्मणों को दिए गए गांव या भूमि का नाम है, तो पहला ऑप्शन ही जो है वो हमें सही मिल गया है, तो हमारा सही ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाजनपदों से संबंधित हमें कथनों पर विचार करना है और इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखेंगे, सभी महाजनपद कुलीन तंत्र थे जहां सत्ता लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। क्या यह बात सही है?
बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर जगह सत्ता जो है लोगों के समूह के द्वारा नहीं चलाया जाता था। गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हर महाजनपद में नहीं थी, कुछ ही महाजनपद में थी, जैसे कि वैशाली, लिच्छवी, इन सब जगहों पे, इन सब इलाकों में हमें लोगों के समूह के बारे में और उनके द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन से पता चलता है। लेकिन बाकी महाजनपदों में, जैसे कि मगध में जो है राजा का शासन हुआ करता था, एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था और केंद्रीकृत प्रशासन था, लोगों के समूह प्रशासन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। दूसरी वाक्य को पढ़ेंगे, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में स्थित थे, जैसा कि हमने अभी मानचित्र में देखा, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा, महाजनपदों द्वारा कोई सेना नहीं रखी जाती थी, यह भी बिल्कुल गलत है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सेना जो है वो स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी राजा के द्वारा, लेकिन महाजनपद काल में कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं विभिन्न डायनेस्टीज के बीच में, बहुत सारे वंशों के बीच में। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, ये सारे वंश जो है मगध से संबंधित हैं और इन सभी ने जो है सारे महाजनपदों पर आक्रमण करने का प्रयास किया है और अंत में मगध महाजनपद जो है वो विजयी होकर निकला और इसी में मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की गई है, मौर्य वंश की स्थापना की गई है नंद वंश के बाद। तो महाजनपदों में स्थायी सेना हुआ करती थी, तो यह भी गलत है। जब तीन कथन गलत है तो जाहिर सी बात है हमारा सही ऑप्शन होगा डी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, तो इस बात का हमें पहले से पता है कि बौद्ध और जैन महाग्रंथों में इस बात के बारे में बताया गया है, 16 महाजनपदों के नाम लिखे गए हैं, तो हमारा सही उत्तर है डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की है? सबसे पहला ऑप्शन है लघु शिलालेख सासाराम, दूसरा बाबरू बैराट शिलालेख, तीसरा लुम्बिनी का स्तंभ शिलालेख, चौथा शिलालेख नंबर 12। तो इनमें से किसके बारे में, किस चीज में, किस शिलालेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की है? आपको मैं याद दिला दूं कि जो आपका लुम्बिनी का स्तंभ शिलालेख है, चूंकि गौतम बुद्ध का यह जन्म स्थल था और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो लुम्बिनी चूंकि उनकी जन्म स्थल थी, इसलिए लुम्बिनी में एक अलग से स्तंभ शिलालेख लगवाया गया और वहां पर अशोक ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस जमीन को, इस भूमि पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है। तो आपका सही उत्तर है आंसर सी। शिलालेखों की बात हो रही है तो आइए कुछ शिलालेखों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मुख्य तौर पर आपके पास अशोक के समय के या मौर्य काल के कई सारे शिलालेख मिलते हैं, लेकिन आपके प्रमुख शिलालेख जो हैं वो स्तंभ शिलालेख हैं और आपके रॉक एडिक्ट हैं और स्तंभ शिलालेख हैं। आपके जितने भी रॉक एडिक्ट्स पाए जाते हैं या पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख जो हैं आपके, ये सारे के सारे आपको जो साम्राज्य है उसके किनारों पर पाए जाएंगे। यहां पे आपको 10 जगहों से शिलालेख मिलते हैं और इनमें 14 सिद्धांत दिए गए हैं। अशोक के धम्म की नीति जो है उसका उल्लेख किया गया है यहां पे। ठीक उसी तरह से जो हमें बीच में मिलता है, जो साम्राज्य के बीचों बीच मगध और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो हमें स्तंभ अभिलेख मिलते हैं, ये हमें 6 जगहों से मिलते हैं और यहां पे 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जो कि अशोक के धम्म की नीति का विवरण करते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं कि कहां कहां ये स्तंभ शिलालेख हमें मिले हैं और कहां कहां हमें शिलालेख पाए जाते हैं और कहां कहां हमें स्तंभ अभिलेख पाए जाते हैं। इसमें हम सिर्फ अभी यहां पर प्रमुख अभिलेखों की, स्तंभ अभिलेखों की और शिलालेखों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पूरा का पूरा लिस्ट है, यह आपके प्रमुख शिलालेखों के बारे में है, जिसका कि मैंने कहा आपको पूरे साम्राज्य के किनारों पर पाए जाते हैं। यहां पे मैं आपको पहले यह बता दूं कि यहां पे जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है अशोक के शिलालेखों में 3 भाषा और 4 लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। इसे बहुत अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लें कि 3 भाषा और 4 आपके
लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। यहां आपकी प्राकृत भाषा है, यहां आपकी ग्रीक भाषा है और यहां आपकी अरामाइक भाषा है। ये तीन भाषा है जिसमें प्राकृत भाषा जो है वो आपकी ब्रह्मी लिपि और खारोष्ठी लिपि में लिखी गई है, जबकि ग्रीक और अरामाइक अपनी अपनी यानी कि ग्रीक और अरामाइक लिपियों में लिखी गई है। तो आइए देखते हैं ये शिलालेख आपको कहां कहां से मिलते हैं। सबसे पहला आपका कांधार का है। कांधार में जो ग्रीक शिलालेख हमें मिलता है या ग्रीक शिलालेख, ग्रीक के साथ साथ अरामाइक, ये दोनों भाषाएं, दोनों लिपियां हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीक यानी कि कांधार के शिलालेख में मिलती है। कांधार जो है वो आपका आज के अफगानिस्तान में है। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं, जो आज का आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे खारोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और यहां पे हमें दो शिलालेख मिलते हैं। जो प्रमुख शिलालेख हैं उसमें से दो शिलालेख शाहबाजगढ़ी और मनशेरा, ये दो शिलालेख प्राकृत भाषा खारोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और ये आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। और जो बाकी आपके 7 शिलालेख हैं ये आपके आज के भारत के मानचित्र में आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे पूरी तरह से प्राकृत भाषा में हैं और ब्रह्मी लिपि में हैं। एक ही शिलालेख है जिसमें 2 लिपियों का इस्तेमाल किया गया है, वो है आपकी कांधार की लिपि, कांधार का शिलालेख। आपका शाहबाजगढ़ी और मनशेरा जो है वहां खारोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी जगहों पे कलसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, सोपरा महाराष्ट्र में, धौली और जौगाड़ा उड़ीसा में, सन्नाती कर्नाटक में और येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में, इन सभी जगहों पर प्राकृत भाषा को ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। और इनमें अशोक के धम्म के सिद्धांत की चर्चा की गई है और उसके 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इसी बात पे हम चलते हैं और 14 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं कि क्या है इन 14 सिद्धांतों में। 14 सिद्धांतों पे जाने से पहले, चूंकि यहां रेवेन्यू की बात हो रही थी, भू राजस्व की बात हो रही थी, कर में छूट की बात हो रही थी, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहले हम जान लें कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहां किस तरह का है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेवेन्यू जो है या राजस्व जो है उसके अर्थशास्त्र में कई सारे स्रोत दिए गए हैं। 67 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मेंशन करते हैं आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में, और इन 67 में से कुछ जो है आपको यहां पर दिए गए हैं। पहला वनिक पथ है, यानी कि सड़क और यातायात जो है उस पे लगने वाला टैक्स। दूसरा व्रज है, यानी कि जो चारागाह है। तीसरा सेतु है, जो प्लांटेशंस हुआ करते हैं, जो रोपा जाता है पेड़ों को, वहां पे आपका कर लगता है। वन है, जंगल है। खान है, जो आपके माइंस हैं, जो खदान होते हैं, वहां पे भी कर वसूल किया जाता है, शहरों में वसूल किया जाता है। और राष्ट्र यानी कि गांवों में भी वसूल किया जाता है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण स्रोत हैं करों के। इसके अलावा राजा जो है, शासक जो है, उसे कर मुक्त करने का अधिकार था, जिसका हमें लुम्बिनी के शिलालेख में पता चलता है, स्तंभ अभिलेख में पता चलता है। लैंड रेवेन्यू जो है उसको भाग कहा जाता था अशोक के समय में या मौर्य प्रशासन में। और इसके साथ साथ जब सोने के सिक्कों में जब कर दिया जाता था तो उसे हिरण्य कहा जाता था। जब आप किसी तरह का टैक्स जो है वो आपातकालीन स्थिति में वसूल करते हैं तो उसे प्रणय कहा जाता है। जब कर जो है वो नकद नहीं बल्कि किसी तरह से आप अनाज के रूप में लेते हैं तो उसे पिंडकार कहा जाता है। एक कर जो है वो आपका सेना भक्तम का कर है, जो सेना की सेवा को कहा जाता है। इसमें नकद या चीजें नहीं दी जाती, बल्कि सेना जब आपके क्षेत्र से गुजर रही है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप नागरिक होने के नाते सेना का जो है वह देखभाल करें। और इसके साथ साथ कुछ सरचार्ज या उपकर भी लगाए जाते थे जिन्हें पार्श्वम कहा जाता था। और ये सारे करों का विवरण जो है वो अर्थशास्त्र में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख खारोष्ठी लिपि में है? खारोष्ठी लिपि में, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि खारोष्ठी लिपि में आपको सिर्फ 2 जगह पे शिलालेख मिलेगा, जो कि आज का आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है, शाहबाजगढ़ी और मनशेरा। तो आपका सही उत्तर है
शाहबाजगढ़ी। अब हम इसमें शिलालेखों में और उनसे संबंधित अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? हम इसमें बात करेंगे विभिन्न सिद्धांतों की, 14 सिद्धांतों की जो अशोक ने दिए थे, लेकिन जो धार्मिक सहिष्णुता को संबंधित है या उससे संबंधित है, यह सिद्धांत जो है वो आपके 12वें शिलालेख में दिया गया है। 12वां सिद्धांत जो है वो आपका धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर जो है वो है उत्तर बी। तो अगर हम अशोक और उसके शिलालेखों में लिखवाए गए सिद्धांतों की चर्चा करें तो एक एक करके 14 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो किसी भी तरह से एनिमल सैक्रिफाइस जो है उसको प्रतिबंधित करता है, और जो लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं विभिन्न त्योहार मनाने के लिए, उन पर भी प्रतिबंध लगाता है या उन्हें भी रोकने का प्रयास करता है। मैं आपको याद दिला दूं कि अशोक का धम्म जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामाजिक आचार संहिता है जो अशोक उस समय का सम्राट और शासक चाहता था कि उसके सारे नागरिक इस आचार संहिता को अपनाएं, इसका पालन करें, और तभी वे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। और यही सामाजिक आचार संहिता ही जो है वो अशोक के धम्म की नीति है। दूसरा सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अशोक ने कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं लोगों के लिए, उसके बारे में लिखा गया है। सड़कों का, कुओं का निर्माण करवाया है, वृक्षारोपण करवाया है, और जानवरों और लोगों के लिए, इंसानों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाई है। इस तरह के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में शासक अपने लोगों को बताता है। तीसरे सिद्धांत की तरफ चलें तो यहां पे विभिन्न गुणों के बारे में बात की गई है कि ब्राह्मण और श्रमण, श्रमण यानी कि जो आपके जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है उनके अनुयायी नहीं होके जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन यानी कि जो आपके विधर्मी धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, चारवाक हैं, आजीवक हैं, या जो साधु जन हैं, इन सब से जुड़े हुए, या हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से जुड़े हुए जो साधु जन हैं, इन लोगों की इज्जत करना जो है वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अशोक सम्राट के साम्राज्य के नागरिक का एक बहुत बड़ा गुण है और इस गुण को अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों की ख्याल रखना, माता पिता की इज्जत करना, इनका भी जिक्र जो है गुणों में किया गया है अशोक के द्वारा अपने तीसरे सिद्धांत में। चौथे सिद्धांत में अगर हम बात करें तो चौथे सिद्धांत में अशोक जो है वो धम्म के घोष की नीति को अपनाता है। धम्म घोष यानी कि धम्म की नीति, और धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करने की बात करता है अशोक, और भेरी घोष यानी कि युद्ध की नीति जो है उसको त्यागने की बात करता है। और इसके साथ साथ चौथे सिद्धांत में धम्म का क्या असर पड़ेगा समाज पे, इसका भी उल्लेख किया गया है चौथे सिद्धांत में। अगर हम पांचवें सिद्धांत पे जाएं तो पांचवें सिद्धांत में धम्म महामात्तों की नियुक्ति की बात की है अशोक ने, और इनके विभिन्न कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। और 12वें साल में अशोक ने अपने कार्यकाल के 12वें साल में धम्म महामात्तों की नियुक्ति की है, ताकि जो धम्म की नीति अशोक दे रहा है उसका पालन विभिन्न प्रांतों में, गांवों में, शहरों में, नगरों में किया जा रहा है कि नहीं। इसका यही काम है कि आप इस आचार संहिता का, सामाजिक आचार संहिता का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका देखभाल करना धम्म महामात्ताओं का काम है। आगे बढ़ें और छठे सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसमें धम्म महामात्ताओं के कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, और इन्हें कहा गया है कि ये किसी भी वक्त अपने प्रांत का, अपने क्षेत्र का रिपोर्ट जो है वो लेके सम्राट के पास जा सकते हैं। सातवें सिद्धांत की बात करें तो यह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात 2 बार की गई है, 12वें सिद्धांत में और 7वें सिद्धांत में। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि ये सारे सिद्धांत जो हैं एक साथ नहीं लिखे गए हैं, एक एक करके अलग अलग समय में, जब जिस समय सम्राट को जैसे रिपोर्ट मिलते थे उसके हिसाब से अगला सिद्धांत लिखवाया जाता था। तो शुरुआत में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, लेकिन अपने बाकी के सिद्धांत देते हुए जब अशोक को यह पता चला कि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो इसके साम्राज्य में नहीं बनी हुई है, तो 12वां सिद्धांत
दोबारा अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं, 8वें सिद्धांत की बात करते हैं। यहां पर सम्राट जो है वो धम्म यात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं धम्म यात्रा पर आऊंगा और लोग धम्म की नीति का, आचार संहिता का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए मैं धम्म यात्राएं करूंगा। 9वां सिद्धांत जो है उसमें कई सारे सेरेमनीज जो होते हैं लोगों के बीच में सामूहिक तौर पे, उनकी निंदा की गई है। जैसे पैदा होने पर, शादी, विवाह, इसके अलावा आप जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इससे पहले जो सामूहिक सेरेमनीज होती हैं, इन सभी सेरेमनीज को जो है उसकी निंदा की है अशोक ने अपने सिद्धांतों में। इसके अलावा जो महिलाएं अपने समूह में कई सारे सेरेमनीज करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, इन सब चीजों की भी निंदा की गई है 9वें सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं, 10वें सिद्धांत की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे फेम और ग्लोरी यानी कि नाम और शोहरत जो है उसकी निंदा की गई है और धम्म की नीति जो है उसके बारे में बढ़ चढ़कर बताया गया है कि इसके क्या फायदे हैं, और नाम और शोहरत जो है उसकी निंदा की गई है कि इसके लिए किसी भी व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए। 11वां सिद्धांत जो है वो फिर से धम्म की नीति को और एक्सप्लेन करता है और यहाँ पे गुणों की जो है गुणों का विस्तार किया गया है, जैसे कि बड़ों का आदर करना, जानवरों को नहीं मारना या उसको मारने से बचना, और इसके अलावा दोस्तों के प्रति उदार भाव जो है इसके बारे में भी लिखा गया है आपके 11वें सिद्धांत में। इसके बाद 12वें सिद्धांत में फिर से धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है और यही जो है आपका ऑप्शन में था, तो इसीलिए 12वां सिद्धांत आपका सही जवाब था। 13वां सिद्धांत जो है यहां पे धम्म की नीति से विजय और धम्म की नीति के विस्तार के बारे में चर्चा करने के साथ साथ अशोक अपने समय के कुछ विदेशी समकालीन राजाओं का भी उल्लेख करता है, जैसे कि एंटियोकस सीरिया का, टॉलमी द्वितीय इजिप्ट का, एंटीगोनस मैसेडोनिया का, मैगस सरीन का और अलेक्जेंडर एपाइरस का। तो इस तरह से 5 समकालीन राजाओं का उल्लेख भी हमें 13वें सिद्धांत में मिलता है। और अंत में 14वां सिद्धांत यह कहता है कि ये सारे सिद्धांत मैं यानी कि सम्राट अशोक ने ही अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों को समर्पित किया है और यह आचार संहिता मेरे द्वारा ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि शिलालेखों के अलावा आपको 6 जगहों से बिहार और आज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से 7 सिद्धांत यहां से भी मिलते हैं और इनमें भी उसी तरह से धम्म की नीति की चर्चा की गई है। और ये जो है आपके प्रमुख स्तंभ शिलालेख हैं जो 6 जगहों से मिलते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है वो लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत देता है कि अशोक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दूसरा सिद्धांत जो है वहां पे फिर से गुणों और अवगुणों की बात की गई है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा गुण होने चाहिए और कम से कम आपके अवगुण होने चाहिए। इसमें लिबरलिटी यानी कि उदारवाद, सच्चाई, कंपैशन और शुद्धता, इन चीजों को जो है गुण माना गया है। और इसके अलावा तीसरा सिद्धांत जो है वो अवगुणों की बात करता है, पापों की बात करता है कि किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। गुस्सा है, क्रूरता है, आपको बहुत ज्यादा गुमान या घमंड जो है बहुत नहीं होना चाहिए। ये सारे जो हैं पाप हैं और इनसे आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। चौथा सिद्धांत जो है वो राजुका यानी कि नगरों में एक प्रशासनिक अधिकारी जो है उसके ड्यूटीज की बात करता है, उसके कर्तव्यों की बात करता है। इस तरह से एक सीधा संपर्क बना रहा है शासक अपने नागरिकों के साथ और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि राजुका जिसकी नियुक्ति मैंने की है उसके कर्म कुछ इस तरह के हैं और ये सारा कर्तव्य इसको निभाना जरूरी है। पांचवा शिलालेख जो है, पांचवा स्तंभ अभिलेख का सिद्धांत जो है उसमें एक सूची दी गई है जानवरों की और पक्षियों की जिनको मारा नहीं जा सकता है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है 5वें सिद्धांत में। छठा सिद्धांत जो है वो धम्म की नीति का एजेंडा जो है उसको बताता है कि आखिर क्यों सम्राट अशोक धम्म की नीति को अपनाते हैं और क्या इसके फायदे होंगे, यह छठे सिद्धांत में लिखा गया है।
और सातवां सिद्धांत जो है वहां पे धम्म की नीति के लिए किए गए कार्य, किस तरह से धम्म के विस्तार के लिए अशोक ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सब चीजों के बारे में उल्लेख जो है आपके सातवें सिद्धांत में किया गया है स्तंभ अभिलेखों में। ये 7 सिद्धांत स्तंभ अभिलेखों में पाए जाते हैं जो आपके पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में थे, यह हमेशा ध्यान रखना है। और जो 14 सिद्धांत हमने अभी बात किए वो आपके पूरे मौर्य साम्राज्य के जो किनारे के इलाके थे, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नीचे आएंगे तो आपका कर्नाटक, गुजरात, ये सब इलाकों में, उड़ीसा से लेके आपको आंध्र प्रदेश तक, इन इलाकों में आपको पाए जाते हैं। तो बात करें अगर इन पिलर एडिक्ट्स की या स्तंभ अभिलेखों की, तो ये आपको 6 जगह से पाए जाते हैं। ये आपका लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज और रामपुरवा, ये तीनों बेतिया जिला बिहार में आपको मिलते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद, जिसे बाद में समुद्रगुप्त का भी इसमें जिक्र किया गया है गुप्ता काल में, तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है वो भी आपको इस समय का इंस्क्रिप्शन मिलता है। और इसमें समुद्रगुप्त और बाद में जहांगीर के समय में भी इन अभिलेखों में जो है चीजों को जोड़ा गया है उनके कार्यकाल में। और अंत में आपका 2 जो है वो दिल्ली तोपड़ा, ये यमुनानगर हरियाणा से मिला है, और दिल्ली मेरठ, ये मेरठ से मिला है। और इन दोनों स्तंभ अभिलेखों को आज दिल्ली में रखा गया है। इसके साथ साथ जो रामपुरवा है, रामपुरवा के स्तंभ के ऊपर एक सांड की प्रतिमा बनी हुई थी। यह सांड की प्रतिमा जो है वो आपको आज राष्ट्रपति भवन के द्वार पर मिलेगा, और वहीं पे ये सांड जो है आज विराजमान है, जिसे रामपुरवा बुल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मौर्य प्रशासन में बाट एवं माप का अधीक्षक कौन था? इसमें बाट और माप का अधीक्षक संस्थाध्यक्ष नहीं था, लवणाध्यक्ष नहीं था, शुल्काध्यक्ष नहीं था, पौतवाध्यक्ष जो है वो आपका सही उत्तर है। तो इससे संबंधित हम कुछ अध्यक्षों की बात करते हैं, जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो कुछ अफसर जिनकी नियुक्ति की गई थी और जिनके नाम हमें अर्थशास्त्र से मिलते हैं। यहां पे आपका पण्याध्यक्ष है। पण्याध्यक्ष वो है जो कीमतों को तय करता था विभिन्न वस्तुओं की। उसके बाद संस्थाध्यक्ष जो आपके एक ऑप्शन में था, ये किसी भी तरह के रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हैं, गलत कार्यों में संलग्न होते थे जो ट्रेडर्स, व्यापारी, उनको चेक करने का काम करता था संस्थाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जैसा कि हमने बात की, ये सुपरिंटेंडेंट था, बाट और माप का अधीक्षक था। नवाध्यक्ष जो है, इसका जो राजकीय नौकाएं होती थी, जो परिवहन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता था नदियों पे, ये सारे इसके अंडर आते थे और नवाध्यक्ष इनका इंचार्ज हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष जो है उसका काम टैक्स कलेक्ट करना था ट्रेडर्स से और व्यापारियों से। इसके साथ साथ आपका आकाराध्यक्ष है। आकाराध्यक्ष जो है वो आपके खानों का अधीक्षक हुआ करता था, और इसमें खास करके लोहाध्यक्ष जो है वो लोहे और उससे संबंधित उत्पादन का अध्यक्ष हुआ करता था। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस में एक लवणाध्यक्ष है, यह आपके नमक से संबंधित जितने भी खान थे और उनके उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य थे, उन सब का अधीक्षक लवणाध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे शर्तवाह कहा जाता है? ए दलाल, बी व्यापारी या कारवां, व्यापारियों का कारवां, सी साहूकार, या डी धर्मपाल। इसमें से आपका सही उत्तर जो है वो है उत्तर बी, व्यापारियों के कारवां को शर्तवाह या सार्थवाह कहा जाता था मौर्य काल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में विशेष रूप से दिया गया है? इसमें आपका मुद्रा राक्षस, पुराण, अर्थशास्त्र या इंडिका। मैं आपको याद दिला दूं कि 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में वर्गीकृत किया है पूरे मौर्य समाज को। तो 7 वर्गों में वर्गीकृत करने वाला आपका मेगास्थनीज जो है उसकी रचना का नाम इंडिका है, और आपका सही उत्तर यही है। कौन से हैं ये 7 वर्ग? 7 वर्ग हैं आपके फिलोसोफर, दार्शनिक, किसान, आखेटक, हर्ड्समैन। इसके साथ साथ जो आपके कारीगर हैं, व्यापारी हैं, ये चौथा वर्ग है। जो आपके सोल्जर्स हैं, सैनिक, जो आपके ओवरसीयर्स हैं, जो आपके खुफिया विभाग से संबंधित लोग हैं, और इसके अलावा जो काउंसलर्स और असेसर्स हैं, जो सर्वेक्षण करने का काम करते हैं, ये लोग जो है वो 7वां वर्ग है। और समाज को
यहां गौर करने वाली बात यह है कि मेगास्थनीज ने समाज के लोगों को उनके आर्थिक गतिविधि के हिसाब से वर्गीकृत किया है, उनके ज्ञान के हिसाब से वर्गीकृत किया है, ना कि समाज में जिस तरह का बंटवारा देखने को मिलता है इस समय उस हिसाब से। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से वर्गीकृत समाज को मेगास्थनीज ने किया है, जबकि अर्थशास्त्र में हमें वर्णाश्रम धर्म सिस्टम जो है उसका उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के हिसाब से कोई भी दासता की प्रथा या गुलामों की व्यवस्था जो है नहीं हुआ करती थी। यह भी जो है अर्थशास्त्र के हिसाब से गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि 9 तरह के गुलाम होते थे। 9 तरह के गुलामों में विभाजित किया है आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। और इसके साथ साथ मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में यह भी लिखा है कि इस समय भारतीय लोगों का चरित्र जो है वो बहुत बढ़िया हुआ करता था, उनका मॉरल कैरेक्टर जो है वो बहुत ऊंचा हुआ करता था, वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हुआ करते थे। तो मेगास्थनीज ने समाज के बारे में इन चीजों को लिखा है और 7 भागों में वर्गीकृत किया है पूरे समाज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। पहली सूची में अशोक के समकालीन शासक हैं, जबकि दूसरी सूची में शासन या शासकों के देश हैं। यह हमने अभी बात की कि अशोक के शिलालेख में 13वां सिद्धांत जो है उसमें उसके समकालीन शासकों का उल्लेख किया गया है। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो एंटियोकस, एंटिकिनी, मका और तुर्मया, ये 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। तो यहां तुर्मया जो है, एंटियोका जो है वो आपका सीरिया का है, उसके बाद एंटिकनी जो है वो आपका मैसेडोनिया का है, माका जो है वो साइरीन का है, और चौथा जो है आपका तुर्मया वो आपका मिस्र का है। तो आपका सही जवाब जो है वो आपका आंसर डी है। ये 5 जो शासक जिनके नाम हमने अभी पढ़े, एंटियोका या एंटियोकस द्वितीय सीरिया का है, तुर्मया या टॉलमी द्वितीय और ये इजिप्ट का है यानी कि मिस्र का है, उसके साथ साथ एंटिकिनी या एंटीगोनस ये मैसेडोनिया का है। यह नाम जो है यह प्रकृत में हमें नाम मिलते हैं और उस समय के समकालीन शासकों के नाम जो हमें बाहरी स्रोतों से मिलते हैं वो आपको यहां दिए गए हैं। यहाँ पे मका जिसे मगाज ऑफ साइरिन कहा जाता है और अलेक्सुदारो या अलेक्जेंडर ऑफ एपायरस, ये 5 आपके समकालीन शासक हैं। इनका नाम, इनके शासन का देश, इनका क्षेत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्य काल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलन करें। यहां पे आपको अलग अलग प्रोविंस या प्रांत दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो उत्तर पथ, उसकी राजधानी कहां है? तक्षशिला है। दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। प्राची जो कि आपका केंद्रीय प्रांत हुआ करता था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है और कलिंग की राजधानी तोसाली है। तो आपका सही उत्तर जो है वो उत्तर बी है, यानी कि 2143। मौर्य काल में अशोक के समय में 5 अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, उत्तर पथ, अवंती पथ, प्राची, कलिंग और दक्षिण पथ। वहीं इनकी राजधानी तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तोशाली और सुवर्णगिरी, ये 5 आपके प्रांत थे और ये 5 उनकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से राजा के कौन कौन से गुण हैं? पहला देखेंगे, उसका जन्म उच्च कुल में होना चाहिए। क्या यह गुण अर्थशास्त्र में लिखा गया है? जी हां, बिल्कुल लिखा गया है। उच्च कुला होना चाहिए राजा को। दूसरा, उसे धर्म प्रवर्तक यानी कि धर्म का रक्षक होना चाहिए। बिल्कुल, आचार्य चाणक्य ने इस बात पर बहुत वजन दिया है कि धर्म का रक्षक जो है वो राजा ही है और इसलिए न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद जो है वो राजा का ही है। धर्म का रक्षक राजा ही होता है। तीसरा, विभिन्न छोटे राजाओं और अधिकारियों को नियंत्रण में रखने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल होनी चाहिए। यह भी आचार्य चाणक्य ने कहा है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर 4, यानी कि डी आपका ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही उत्तर है। राजा से संबंधित, शासक से संबंधित अर्थशास्त्र में कई तरह की बातें की गई हैं। उसमें 2 प्रमुख बात जो है वो उसके गुण हैं और दूसरा सप्तांग का सिद्धांत है।
राज्य का जो है 7 अंग होता है या राजा का 7 अंग होता है, इसे सप्तांग का सिद्धांत कहा जाता है और यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिया गया है। इसमें राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद यानी कि आपकी क्षेत्र, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी कि आपकी ट्रेजरी, मित्र यानी कि फ्रेंड्स और अंत में आपकी दंड यानी कि फौज, सेना, ये 7 अंग हैं राजा को मिला के किसी राज्य के या किसी शासक के 7 अंग होने चाहिए, एक उसमें से राजा भी है। अगर हम उसके गुणों की बात करें तो उच्च कुल होना चाहिए, धर्म प्रवर्तक होना चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने नीचे के राजाओं पर जो है काबू रख सके, अपने अधिकारियों पर काबू रख सके, उसका बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए और वो सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। मौर्यों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाइयों के सही पदानुक्रम को प्रतिनिधित्व करता है? इसमें मौर्य प्रशासन की विभिन्न इकाइयां दी गई हैं, तो कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, इसका चयन हमें करना है। तो सबसे ऊपर चक्र, आहर, ग्राम, ये तो पहले ही ऑप्शन में आपका सही आंसर आ गया। चक्र जो है वो प्रांत को चक्र कहा जाता था, जो आहर या विषय हुआ करता था वो आपका नगर या जिला प्रशासन हुआ करता था, और ग्राम जो है वो आपका स्थानीय प्रशासन हुआ करता था, क्षेत्रीय प्रशासन हुआ करता था। तो आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। अगर हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका प्रांतीय प्रशासन चक्र है, आहर या विषय जो है आपका डिस्ट्रिक्ट या नगर प्रशासन है, और स्थानीय प्रशासन जो है उसे ग्राम कहा जाता है। अगर इनके अधिकारियों की बात करें तो आपके प्रांत में प्रमुख अधिकारी जो है वो कुमार अमात्य है। कुमार अमात्य जो है वो आपका राजकुमार है, वो शाही खून है उसका, और उसकी सहायता यहाँ पे महाअमात्य या महामत्ता करते हैं। इसके साथ साथ अगर आहर, विषय या जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे 3 हमें प्रमुख अधिकारी मिलते हैं। प्रदेशिका जो है इसका प्रमुख है, इसके साथ साथ राजुका जो है वो आपका महत्वपूर्ण यहाँ पे अधिकारी है, और युक्ता ये जो है ये सहायक है राजुका का, और राजुका जो है वो अकाउंटेंट का काम या लेखा का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्थानीय प्रशासन में आपका प्रमुख जो है वो ग्रामिका है। ग्रामिका का सहायता करने के लिए गोपा है। गोपा का प्रमुख कार्य जो है वह जन्म और मरण का पंजीकरण करना है स्थानीय इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, और स्थानिका जो है वो आपका सहायक है आपके ग्रामिका का और गोपा का। तो इस तरह से ये आपकी प्रशासनिक इकाइयां हैं मौर्य काल की, और ये आपके प्रमुख अधिकारी हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियां उत्तरदायी थीं? मैं आपको बता दूं इसमें 6 समितियों का जिक्र करता है मेगास्थनीज, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर बी है 6। कौन कौन सी है ये 6 समितियां? हर समिति में, हर उप समिति में आपको मिलेंगी 5 सदस्य, और कुल मिलाकर नगर प्रशासन में 30 सदस्य हुआ करते थे जो नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 6 समितियां हैं। पहला आपका औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक कला, दूसरा बाहरी लोगों का या विदेशियों का एंटरटेनमेंट, उनका रखरखाव, तीसरा जन्म और मरण का पंजीकरण करने के लिए एक अलग समिति हुआ करती थी, व्यापार वाणिज्य के लिए अलग समिति हुआ करती थी, विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री जो है उसके लिए भी एक अलग समिति हुआ करती थी, और जो बिक्री हुई है और जो टैक्स है उस टैक्स के लिए, कलेक्शन के लिए एक अलग, कर या राजस्व के कलेक्शन के लिए एक अलग समिति हुआ करती थी। तो इस तरह से 5 सदस्यों वाली 6 समितियां जो हैं आपका नगर प्रशासन जो है उसके लिए उत्तरदायी थी। लेकिन यहां पे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थशास्त्र में इस तरह के प्रशासनिक इकाइयों का या समितियों का उल्लेख नहीं मिलता है। आचार्य चाणक्य हमें सिर्फ कुछ अधिकारियों के नाम देते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस यहां पर देख सकते हैं पण्याध्यक्ष जो कि आपका व्यापार वाणिज्य से संबंधित था, शुल्काध्यक्ष जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए था, अभी हमने पीछे ही देखा, गोपा के बारे में भी हमने अभी बात की थी कि बर्थ और डेथ यानी कि जन्म और मरण का पंजीकरण जो है वो आपका गोपा किया करता था, और प्रमुख जो है आपका वो नगरिका होता था,
और इसके साथ साथ गोपा और स्थानिका जो हैं वो आपके इसके सहायक हुआ करते थे। और यहाँ पे आपका बंधनगाराध्यक्ष यानी कि जेल का जो अधीक्षक हुआ करता था उसे बंधनगाराध्यक्ष कहा जाता था, और जो वहां की स्थानीय पुलिस होती थी उसे रक्षी कहा जाता था। इस तरह के अलग अलग अधिकारियों का उल्लेख मिलता है हमें अर्थशास्त्र में, ना कि समितियों का जो हमें इंडिका में मिलता है मेगास्थनीज की। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू सीरीज महाजनपद काल और मौर्य काल से संबंधित यहां समाप्त होता है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और श्रृंखला में आने वाली अगले सीरीज और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगला वीडियो जो है वो हमारा गुप्त काल से संबंधित होगा और उसमें हम गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कवर करने का प्रयास करेंगे एमसीक्यू के जरिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।